बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं नगमा। जम्मू कश्मीर के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 14 बड़े सियासी नेता शामिल हैं। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला शामिल होंगे। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, बीजेपी से निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और जेके अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी के नाम हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया में सभी दलों के शामिल होने पर चर्चा होगी, ताकि राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सके। राज्य में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली बार इतनी बड़ी राजनीतिक बैठक बुलाई गई है। इससे पहले कल श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि वो पीएम के सामने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का मुद्दा जरूर उठाएंगी। सारी दुनिया तो एक्सपेक्टेशन पर भी मुनसिर है। वो अगेंस्ट हो, हमें तो उम्मीद है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी वो तो देखने के लिए। डायलॉग के बगैर तो कोई डायलॉग इसलिए हम तैयार करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जा रहे हैं, सारी लीडरशिप जा रही है। कहना वो भी हम वहाँ भी कहते हैं पाकिस्तान में तो बातचीत होनी चाहिए। वो तो इनका देखना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, शायद उसके बारे में कुछ बात चल रही है। क्या हम उम्मीद रख सकते हैं जो कश्मीर से छीना गया है वो वापस मिलेगा इंशाल्लाह। इसमें स्पेकुलेशन ऑलरेडी काफ़ी स्पेकुलेशन दाएं बाएं से, और दैट विल एड ओनली टू कन्फ्यूजन। लेकिन आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये अच्छी डेवलपमेंट है। तीन ही हमारे कोर एजेंडा में है: रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। दो तो वजीर आजम साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिए, एक ही रहता है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि वो भी पूरा हो जाएगा। सीपीआईएम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा है कि दूसरे राज्य भी चिंतित हैं कि कश्मीर में जो हुआ वो उनके यहाँ भी हो सकता है। जो भी उन्होंने तीर आजमाए, नुस्खे आजमाए, नए घोड़े जमा करने के लिए, नए जो यहाँ चेहरे पेश करने के लिए, शायद वो मुतमईन नहीं है। वो घोड़े चले नहीं, वो नुस्खे कारामद साबित नहीं हुए। मुख्तलिफ रियासतों में जिनके अपने मसाइल हैं, उनको भी लगा कि आज अगर जम्मू कश्मीर के साथ गलत हुआ, कल ये गलत दोहराया जा सकता है। हमारे साथ वहाँ भी कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। जहां एक तरफ गुपकार गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करने की तैयारी में हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर आज बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए आंदोलन चलाया था और उन्होंने एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का नारा दिया था। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं वो हम सबको मालूम। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, धारा 370 समाप्त हो, 35A निरस्त हो, इसके लिए उन्होंने उस समय आंदोलन चलाया था और कहा था एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। और आज हमको संतोष इस बात का होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई है, 35A निरस्त हुआ है और अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। इस बात का हम सबको संतोष भी होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है और 2022 बाबा मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरों को लड़ाती है और अब खुद के घर में लड़ाई हो रही है। वहीं गठबंधन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए छोटे दलों को साथ लेकर लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, 350 सीटें जीतेंगे और ये भी कहा कि कांग्रेस अब कोई ताकत नहीं है।
योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब सब ठीक कर दिया उन्होंने, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरोना का, हर जगह उनके होर्डिंग्स लग गए हैं कि सारा मिशन सक्सेसफुल है। बीजेपी भी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऑल इज वेल वो कह रही है। मैं एक बात कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। कोई सरकार ऐसी होगी कि अचानक कह दे कि लॉकडाउन हो गया, लोगों को चलने के लिए मजबूर कर दिया हो, उसके बाद ये दूसरी वेव आई, अब होर्डिंग लग गए हैं, इसमें भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है जी। सरकार अभी भी आंकड़े छिपा रही है। अगर हम एक महीने का पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखें तो लखनऊ में बैठक, दिल्ली में बैठक, इन्हें जान गई, उसकी परवाह नहीं है। लोग जो परिवार के जान चली गई जिनकी कोविड में, उसकी परवाह नहीं, केवल इन्हें कुर्सी की चिंता है। क्या अलायंस के लिए आप जिस तरह से आप पहले भी लड़ चुके हैं, आप लास्ट इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस यू फॉट विद मायावती, उससे पहले असेंबली इलेक्शंस विद कांग्रेस, इस बार क्या आप अकेले लड़ने का सोच रहे हैं या विद इन अलायंस? मेरा अनुभव बड़े दलों से अच्छा नहीं रहा, इसलिए बड़े दलों से कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं जिनसे मेरा संपर्क है, इधर बैठक हुई और बातचीत हुई है, उन लीडर्स को और उन दलों को साथ लेकर के आने वाले समय में चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और बहुमत की सरकार से ज्यादा। अच्छा, मैंने 350 की सीट का टारगेट तय किया है। बट उससे क्या अखिलेश रिस्क है कि वोट 3 कॉर्नर या 4 कॉर्नर हो जाएगा? मैं कहता हूं ये इतना अच्छा हुआ कि जनता को एक ही फैसला लेना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है और समाजवादी सरकारों में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। तो अखिलेश यादव अभी काफी कॉन्फिडेंट हैं कि छोटी पार्टियों की सहायता से वो सरकार बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल प्रदेश के भुंटार पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनकी स्वागत के लिए हवाई अड्डे पहुंचे, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मी और एसपी कुल्लू गौरव सिंह के बीच यहां जोरदार झड़प हो गई, जिसके बाद मामले की तहकीकात तक सुरक्षाकर्मी और एसपी गौरव सिंह को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है। जब मंत्री नितिन गडकरी का काफिला हवाई अड्डे से बाहर निकलने लगा तो सड़क के किनारे प्रभावित किसान उनसे मिलने पहुंचे और प्रभावित किसानों को देखकर गडकरी जी ने अपनी गाड़ी रोक दी। तब मुख्यमंत्री भी अपने वाहन से उतरकर किसानों से मिलने पहुंचे। किसानों ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर निराशा जताई इस दौरान और कहा कि उनकी मांगों पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर गडकरी जी ने मुख्यमंत्री से कहा कि इनकी बात को सुना जाए। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री की गाड़ी के पिछली तरफ उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी और एसपी कुल्लू गौरव सिंह के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिस दौरान स्थानीय लोगों ने एसपी के पक्ष में खूब नारेबाजी की। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश के 3 सबसे बड़े भगोड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इन तीनों की 18,170 करोड़ की कुल संपत्तियां जब्त की गई हैं और 9,371 करोड़ से ज्यादा सरकारी बैंकों को ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। एक तरफ विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को लाने की प्रक्रिया दुनिया के अलग अलग देशों में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय इनकी संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई कर रहा है। इन भगोड़े कारोबारियों ने सरकारी बैंकों को कुल 22,585 करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचाया था। प्रवर्तन निदेशालय अब तक 18,170 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है। इसमें विदेशों में स्थित 969 करोड़ की संपत्ति शामिल है। अब तक जब्त की गई संपत्ति में से 9,371 करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर बैंकों और भारत सरकार को ट्रांसफर किया जा चुका है। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि इन तीनों भगोड़े कारोबारियों ने ज्यादातर संपत्ति किसी फर्जी कंपनी, तीसरे पक्ष या ट्रस्ट के नाम पर जुटा रखी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा कि भगोड़े कारोबारियों के खिलाफ सक्रियता से पहल होगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और बकाया वसूला जाएगा। अब तक पब्लिक सेक्टर बैंक जब्त किए गए शेयर्स के जरिए कुल 1357 करोड़ रिकवर कर चुके हैं। जब्त की गई संपत्ति की बिक्री के जरिए सरकारी बैंक कुल 9,041 करोड़ रिकवर करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच के बाद प्रोसिक्यूशन शिकायत दर्ज की जा चुकी है और अब इन तीनों भगोड़े आर्थिक कारोबारियों को भारत लाने की कोशिशें तेज हो रही हैं और इनके प्रत्यर्पण के लिए यूनाइटेड किंगडम, एंटीगुआ
और बारबुडा में कोशिशें तेज की जा रही हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और मध्य प्रदेश में रेत माफिया का हौसला इतना बुलंद है कि अब वो पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भिड़ने लगे हैं। मुरैना से निकले रेत माफिया ने राजस्थान पुलिस पर गोली चलाई। नर्मदा का सीना छलनी कर खरगोन में वहां बीहड़ बनाया जा रहा है और सरकार ने कैबिनेट में विरोध के बावजूद रेत ठेकेदारों को राहत देने का फैसला किया है। रेत माफिया मुरैना से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से अवैध रूप से रेत भरकर धौलपुर जा रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके। पुलिस ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। इनको रोकने की कोशिश हुई तो इन्होंने पुलिस जाब्ते पर फायर किया। पुलिस जाब्ते द्वारा भी जवाबी फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को दबोचा है। अवैध हथियारों से लैस रेत माफिया ने मंगलवार को मुरैना में ही एसडीओ श्रद्धा पांडरे पर 11वीं बार हमला किया। कुछ दिनों पहले ही उनकी टीम को घेर कर हमला किया गया था। तुमने जानबूझ के ट्रैक्टर दिया, जानबूझ के नहीं। उधर खरगोन में रेत खदान ठेकेदार और खनन माफिया ने नर्मदा तटीय इलाकों को बीहड़ सा बना दिया है। लॉकडाउन के दौरान भी महेश्वर कसरावत क्षेत्र में नर्मदा तट से लगे हिस्सों में जमकर रेत निकाली गई। कई पेड़ों को काटकर कच्चा रास्ता भी बना दिया गया। जब संज्ञान में आता है हमारी टीम और मैं स्वयं रात में जाकर, अभी हम लोग पिछली कार्रवाई करी उसमें भी 8:30 बजे तक जाकर कार्रवाई करते हैं। नर्मदा नदी, मां नर्मदा नदी हमारे यहाँ है। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है, इसलिए ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। इन्होंने ठेके पे एक व्यक्ति विशेष को किसी को दिया है, जितना रकबा स्वीकृत करके ठेके पर दिया है उस रकबे में तो खनन नहीं हो रहा क्योंकि रेत नहीं उसमें, और ये खनन जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त रकबे में ये खनन कर रहे हैं। सरकारी जमीन पे भी खनन कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट जमीन पे भी खनन कर रहे हैं। इन सब हमलों और कैबिनेट में मंत्रियों के विरोध के बावजूद सरकार ने रेत कारोबारियों को राहत देने का फैसला कर लिया, जबकि कुछ मंत्रियों ने ये तक कहा कि कारोबारियों को राहत देने की क्या जरूरत है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। बाजार में जो मकान बन रहे हैं वहाँ भी दिक्कत ना आए और ठेकेदारों को भी दिक्कत ना आए, ऐसा मध्य मार्ग निकालने का कैबिनेट ने तय किया है। तय हुआ है कि रेत ठेकेदारों को जुलाई में 10% से बढ़ाकर पैसा नहीं देना पड़ेगा। मई से सितंबर तक की मासिक रॉयल्टी की राशि 50% देनी होगी। बाकी पैसा 2022 में 3 महीने की किश्तों में लिया जाएगा। जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून 2023 तक हैं, उनसे बकाया पैसा 1 अप्रैल 2022 से तिमाही किश्त में 5 किश्तों में लेंगे। मध्य प्रदेश में हर नेता में खुद को नर्मदा पुत्र बनाने की होड़ मची रहती है, लेकिन दरअसल उन्हें फिक्र है तो रेत ठेकेदारों की, और ठेकेदार हैं जिन्हें ना तो पर्यावरण की फिक्र है, ना ही नर्मदा की और ना ही मध्य प्रदेश की। उन्हें फिक्र है तो बस अपने मुनाफे की। मुरैना से उपेंद्र गौतम, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में अप्रैल और मई में जब कोरोना बेकाबू हो गया था तो कई अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे। अब जब कोरोना के मामले कम हो गए हैं और ये जो अस्थायी कोविड केयर सेंटर्स हैं वो अब खाली पड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक यहाँ पर बेड्स की संख्या घटाई जाएगी, लेकिन पिछली बार की तरह ये सेंटर्स बंद नहीं किए जाएंगे क्योंकि कोविड की अगली लहर का खतरा बना हुआ है। इन बेड्स के लिए अप्रैल मई महीने में ऐसी मारामारी थी कि कई लोग गुजर गए, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल सकी। लेकिन आज ये खाली पड़े हैं। ये मध्य दिल्ली का शहनाई बैंक्वेट हॉल है। लोकनायक हॉस्पिटल के ठीक सामने बने इस बैंक्वेट हॉल को अप्रैल में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। कभी यहाँ दाखिला मिलना मुश्किल था, लेकिन अब एक भी मरीज नहीं है। लेकिन ये सेंटर अभी बना रहेगा। अभी तो ये जो फैसिलिटी हैं ये चालू रहेंगी,
क्योंकि अभी हम थर्ड वेव का तैयारी कर रहे हैं और थर्ड वेव में जो बेड्स हैं वो जैसे पीडियाट्रिक्स बेड्स की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, आईसीयू की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, तो ये अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमें कोई अगला आदेश ना मिले, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू में दिल्ली सरकार के स्कूल में 125 बेड का कोविड केयर सेंटर है। यहां केवल 2 मरीज एडमिट हैं। छतरपुर में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 596 बेड्स हैं, सिर्फ 2 मरीज एडमिट हैं। कुल मिलाकर ऐसे 8 अस्थायी कोविड केयर सेंटर हैं जिनमें 3581 बेड्स हैं, जबकि 38 मरीज ही एडमिट हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि अभी यहां बेड तो कम किए जाएंगे, लेकिन किसी को भी बंद नहीं किया जाएगा। इनको डीएस्केलेट किया जा रहा है, इनको कम किया जाएगा, खत्म नहीं करेंगे। अभी देखो सबको वर्किंग कंडीशन में रखा जाएगा। अगर मान लो भगवान से प्रार्थना करते दोबारा से वेव ना आए, अगर आती है किसी वजह से तो हमें तैयार रहना होगा। फिर अप्रैल मई जैसे खौफनाक दिन ना लौटें, इसलिए भी जरूरी है कि अभी ये सेंटर बनाए रखे जाएं। जून के महीने में ये तस्वीरें देखकर यकीन ही नहीं होता कि हमने अप्रैल और मई में कितने बुरे हालात देखे हैं। इसलिए ईश्वर से दुआ करें और जितना हो सके सावधानी बरतें, ताकि जो हालात हमने देखे हैं वो फिर दोबारा ना देखने पड़े। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।